I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. तो मैं विकास सैनी आपका अपने चैनल फ्री क्लासेस गार्डन में स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो पार्टनरशिप के अंदर मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी उत्पत्ति के बारे में बात की थी और कहीं जाके उसके लक्षण के बारे में बात की थी, विशेषता के बारे में बात की थी। तो उसी के आगे हम चलते हैं उसके समझौते संलेख के बारे में। संलेख, समझौता, अनुबंध, ठहराव, संविदा, ये सभी एक ही वर्ड की मीनिंग है एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट जहाँ आपका लिखित एग्रीमेंट चलता है, रिटर्न एग्रीमेंट चलता है, तो वहाँ आपका एग्रीमेंट यहाँ इसके अंदर शो होता है। तो एग्रीमेंट में अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो रिटर्न एग्रीमेंट में क्या क्या लिखते हो उसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। पढ़ते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। कह रहा है कि प्राय साझेदारी को निश्चय हो जाने के बाद, जब हम साझेदार निश्चय हो गए कि कौन कौन लोग पार्टनर बनेंगे आपके, उन पार्टनर का तय हो जाने के बाद साझेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और शर्तें के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। प्रपत्र लिखा जाता है, प्रपत्र बोलते हैं डॉक्यूमेंट को। प्रपत्र पर लिख लिया जाता है कि, और सभी साझेदारों के साइन करवा लिए जाते हैं, हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि इस प्रपत्र पर को साझेदारी संलेख संविदा कहा जाता है। जो डॉक्यूमेंट हम सारे नियम, शर्तें, महत्वपूर्ण बातों को लिखते हैं, उस डॉक्यूमेंट पे सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर करवा लेते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पर आगे संलेख संविदा, इंग्लिश में एग्रीमेंट। एक वर्ड हो रहा है इसका, पार्टनरशिप डीड। आपको मोस्टली डीड या संलेख ही वर्ड इसके अंदर मिलेगा। यह लिखित होना उचित है, वैसे मौखिक भी हो सकता है। हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि लिखित होना उचित है, क्योंकि लिखित होने से भविष्य में होने वाले मतभेद जो झगड़ों में निपटने में सहायता होती है। अगर आपका मौखिक है तो आप किसी भी झगड़े को सही से निपटा नहीं पाओगे, क्योंकि वो वहां आपका दूसरे पार्टनर्स अपनी बात से मुकर कर सकते हैं और लिखित होने पर अपनी बात से मुकर नहीं सकते। बात करते हैं इसमें जो संलेख के अंदर बातें लिखी आती है उसके बारे में। संलेख में जो बातें लिखी आती है, तो पहली जो पॉइंट है हमारा, वो आता है फर्म का नाम और पता। फर्म हम बोलते हैं जो लोग मिलकर काम करते हैं, बिजनेस को हम फर्म बोलते हैं यहाँ पर। तो उस बिजनेस को फर्म बोलते हैं। फर्म का नाम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, और बिजनेस का ऑफिस कहाँ है, पता कहाँ है, कहाँ से उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, पार्टनर्स के नाम और पता। जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है, पता क्या है। साझेदारी व्यवसाय जो हमारा बिजनेस है किस प्रकृति का है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा, किस नेचर का बिजनेस है आपका। हमारे जैसे कई तरह के नेचर होते हैं, कई टायर बिजनेस चल रहा है, कई सर्विस का बिजनेस चल रहा है, कई प्रोड्यूसिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चल रहा है। तो आपका बिजनेस किस प्रकृति का है उसके बारे में आपको बताना होता है इसके अंदर। चौथा पॉइंट आता है इसी के अंदर, संलेख के अंदर, कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो स्टार्ट करने की डेट क्या थी, आपने कब बिजनेस स्टार्ट किया। पांचवा पॉइंट आता है साझेदारों की पूंजी। जितने भी पार्टनर्स ने अपनी पूंजी इसके अंदर लगाई है, कैपिटल इसके अंदर लगाई है, इन्वेस्ट की है, वो कितनी की है और कौन से तरीके से की है, वो हम आगे बताएंगे आपको। कितनी कितनी पूंजी किस किस पार्टनर ने लगाई है वो इसके अंदर लिखा आता है। छठा पॉइंट है आहरण। क्या आहरण के बारे में कोई लिखा है, अगर आहरण का हम लिखा तो कितना आहरण आप कर सकते हो, कितना आप ड्राइंग कर सकते हो, निजी यूज के लिए, उपयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए आप कितना पैसा आप निकाल सकते हो, वो भी इसमें रखना पड़ता है कि हर साल आप इतना इतना पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए प्रॉफिट से अलग निकाल सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। सातवां पॉइंट इसमें आता है पूंजी पे ब्याज और आहरण पे ब्याज। यदि आपने पूंजी पे ब्याज देने की दशा रखी है, कंडीशन रखी है, और आहरण पे ब्याज कंडीशन रखी है, तो कितना परसेंटेज आप उस पर पूंजी पे ब्याज, आहरण पे ब्याज दोगे, और नहीं रखी तो नहीं देंगे। और ये जो पूंजी पे ब्याज और आहरण पे ब्याज होता है, ये हमें हमारा लाभ की दशा में होता है। अगर आपके व्यापार में लाभ हुआ है तभी पूंजी पे ब्याज और आहरण पे ब्याज कैलकुलेट होगा, वरना नहीं होगा। आठवां पॉइंट आता है पूंजी खाते। हम जो इसके अंदर व्यापार के अंदर पूंजी खाते बनाते हैं, साझेदारी के अंदर पूंजी खाते बनाते हैं, वो किस तरीके के होंगे, फिक्स या फ्लक्चुएट। फिक्स खाते अगर आप बना रहे हो तो फिक्स खाते में आपके दो तरह के खाते बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, पूंजी खाता और चालू खाता। यदि आप अपने क्वेश्चन के अंदर फ्लक्चुएट खाते बना रहे हो, फ्लक्चुएट के अंदर आपका केवल पूंजी खाता आएगा, उसी के अंदर आपका चालू खाता मिक्स हो जाता है, तो उसके अंदर अलग से चालू खाता बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नौवां पॉइंट आपका आता है लाभ हानि वितरण अनुपात। जो हम लाभ और हानि बांटेंगे वो किस हिसाब से बांटेंगे, किस रेशो में बांटेंगे। सिंपल रेशो भी होता है क्वेश्चन के अंदर, हमारा 3:1 दे रखा हमने, 3:2:1। भिन्न में भी होता है 1/2, 1/3, 1/6 रेशो में आ गया, या प्रतिशत भी होता है
वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन को आप जितनी आसानी से, कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन पढ़ोगे उतना आसानी से समझ में आएगा। 10वां पॉइंट इसके अंदर आता है साझेदारों का वेतन और पारिश्रमिक। हम जो संलेख बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं कि हमने एग्रीमेंट में हर पार्टनर के वेतन और पारिश्रमिक के बारे में लिखा है तो कितना कितना हमको वेतन मिलेगा, मंथली कितना मिलेगा, एनुअली कितना मिलेगा, सब कुछ इसके अंदर आपको दिखाना पड़ता है एक एग्रीमेंट के अंदर। पारिश्रमिक बोलते हैं रिम्यूनरेशन को, रिम्यूनरेशन भी आपका वेतन के अंदर ही आता है। 11 पॉइंट आता है ऋण और ऋण पर ब्याज, लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या किसी पार्टनर ने कैपिटल से अलग कोई लोन प्रोवाइड कर रखा है, व्यापार को कर रखा है तो कितना कर रखा है, और उस पर कितने परसेंट का ब्याज आप दोगे। आप अपने संलेख में, एग्रीमेंट में वो ब्याज की जो परसेंटेज होती है वो कितनी भी रख सकते हो। यदि बाय चांस अगर आपने संलेख नहीं बनाया है तो आपका ऋण पर ब्याज 6% फिक्स होता है। पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज कोई फिक्स नहीं होता, वो आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। एग्रीमेंट नहीं है तो वो आपको देना भी नहीं पड़ेगा, मिलेगा भी नहीं, देगी भी नहीं। और यहाँ ऋण पर ब्याज क्या होता है, ये फिक्स होता है 6%, सरकार ने फिक्स कर रखा है। अगर आप अपने संलेख के अंदर ऋण पर ब्याज की परसेंटेज नहीं लिखते हो तो 6% तो आपको उसमें देना ही पड़ेगा अपने पार्टनर्स को। अगर 12वां पॉइंट इसके अंदर आता है फर्म की हिसाब किताब। तो फर्म के हमारे हिसाब किताब की किताबें हैं, जो हमारे अकाउंट्स हैं, वो किस तरीके से हम उसको हैंडल कर रहे हैं, कौन से मेथड से हैंडल कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें अगला पॉइंट आता है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन हम आगे की वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। ख्याति के मूल्यांकन के अंदर बहुत से मेथड होते हैं, आपके 3-4 मेथड होते हैं, और 3-4 मेथड से आपको एक मेथड चूज करना पड़ता है, उसका नाम यहाँ लिखना पड़ता है एग्रीमेंट के अंदर कि हम इस मेथड से अपने सारे खाते हर बार की ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। और ख्याति होती क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना कि ख्याति होती क्या है। ख्याति को इंग्लिश में गुडविल बोलते हैं। प्लीज गुडविल के बारे में आप सारी ही इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में दिखाना जिसने ये वीडियो देखी है। फिर आता है साझेदारी की अवधि। यहाँ साझेदारी की अवधि 3 तरीके की होती है। उससे पहली अवधि होती है हमारी इच्छा अनुसार। जब आप व्यापार शुरू करते हैं तो आपकी इच्छा के साथ चलता है कि आप जब मर्जी व्यापार बंद कर सकते हो, जब मर्जी आपको शुरू कर सकते हो पार्टनरशिप को। दूसरी अवधि होती है हमारी एक टाइम के अकॉर्डिंग कि हम 5 साल के लिए भी चलाएंगे, 4 साल चलाएंगे, 4 साल बाद साझेदारी को खत्म कर देंगे। तीसरी जो पॉइंट होता है ये होता है काम के अकॉर्डिंग कि हमने एक पर्टिकुलर कोई काम अपना ले लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने पार्टनरशिप कर ली है, जब वो काम खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं आपके, एक इच्छा अनुसार, एक टाइमिंग के हिसाब से, और एक वर्क के हिसाब से। अगला 15 पॉइंट आता है इसके अंदर प्रवेश अवकाश ग्रहण करने संबंधी नियम। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसके क्या नियम कानून आप बनाओगे, किस किस वोटिंग के हिसाब से आएगा या एक बंदे की मर्जी से आ जाएगा। अवकाश ग्रहण करने में वो कैसे अवकाश ग्रहण कर सकता है, कैसे रिटायर हो सकता है बिजनेस में से, वो सब चीज इसके अंदर दिखाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि साझेदार का दिवालिया होना। दिवालिया होना, जब कोई साझेदार इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके खातों का आप कैसे कैसे हैंडल करोगे, उसके खातों की जो भरपाई है वो कौन कौन से पार्टनर करेंगे, ये सब चीज हमें इसके अंदर लिखकर दिखाना पड़ता है। किस रूल रेगुलेशन से आप इसमें करोगे। बाकी इसके लिए एक पर्टिकुलर नियम भारत सरकार ने बनाया था, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, थ्योरी का पार्ट इसके अंदर ज्यादा करेंगे। बात करते हैं बस अगले पॉइंट में साझेदार के अधिकार और कर्तव्य। साझेदार के सभी अधिकार और कर्तव्य के बारे में हम इसके अंदर लिख के चल रहे हैं कि क्या क्या अधिकार साझेदार के हैं, क्या क्या कर्तव्य वो हैं, क्या क्या उसको करने चाहिए, और पार्टनरशिप के लिए उसकी क्या निष्ठा होगी, वो सब इसके अंदर दिखाया जाता है। साझेदार और 18 पॉइंट तक खातों के अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिटिंग करना। आप अपने खातों की ऑडिटिंग कब कब करवा रहे हो, साल में 1 बार करवा रहे हो, 2 बार करवा रहे हो, 6 के हिसाब से, एनुअल के हिसाब से करवा रहे हो, सब चीज के अंदर लिखनी पड़ती है। 19वां पॉइंट है बैंक के खाते। कौन से पार्टनर बैंक के खातों को ऑपरेट कर रहे हैं। ये तो नहीं होगा कि सारे ही पार्टनर बैंक को ऑपरेट करेंगे, बैंक के खाते को ऑपरेट करेंगे, मतलब कुछ ही बैंक के खाते को ऑपरेट करेंगे। तो कौन कौन से पार्टनर बैंक के खाते को ऑपरेट कर रहे हैं वो सब इसमें लिखा दिखाना पड़ता है। लास्ट पॉइंट आता है आपका विवाद। साझेदार के आपस में विवाद होगा तो उस विवाद का निर्णय कौन लेगा। पंच निर्णय होगा, आपस में बैठकर निर्णय होगा, या बाहर से हम किसी बंदे को बुलाकर निर्णय करेंगे, या सरकार के पास जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो ये सारे आपके संलेख एग्रीमेंट के बारे में हमने पॉइंट बताए हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी परेशानी आई है, समझ में नहीं आता है, प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।